हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके अभी पेपर में लगभग 2 से 3 दिन बचा है, तो यार डेली एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड 2 वीडियो मिलती है, तो आप दोनों अच्छे से देख लीजिएगा। प्रिपरेशन से रिलेटेड है तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक भाई पूछ रहे थे कि इतना मतलब ईजी क्वेश्चन आता है क्या, तो देखो मेरे भाई, ये केवल और केवल जनरल नॉलेज सेक्शन का है। ठीक है, मैंने बताया था कि जनरल नॉलेज पूछा जाता है एंड उसके बाद रीजनिंग मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाता है। अगर जो आप जैसे मान लीजिए कोई कोर्स किए हो, जैसे फिजिक्स से आप एमएससी कर रहे हो, तो फिजिक्स जो लोगे ना वो काफ़ी अच्छी लेवल की होगी। अगर मैं जो करा रहा हूँ जनरल नॉलेज, तो अगर कोई एमए में हिस्ट्री लिया तो जब हिस्ट्री वो पढ़ेगा ना तो वो काफ़ी डीप में पूछी जाएगी हिस्ट्री। वो फिर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी वहाँ पर। अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो तो हिस्ट्री सब्जेक्ट फिर आपको पढ़ना पड़ेगा जो बीए वाला था। ठीक है, ये मैं केवल और केवल कौन सा करा रहा हूँ, ये मैं केवल और केवल जनरल नॉलेज वाला करा रहा हूँ। एंड यकीन मानिए जनरल नॉलेज में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज सभी के लिए होता है। अगर आप कोई एमएससी कर रहा है तो वो जनरल नॉलेज के लिए हिस्ट्री चलेगा, 3 साल वाली हिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ेगा, उसके लिए तो नॉर्मल सी ही आएगी। कोई मान लीजिए बीएड कर रहा है या फिर कोई और कोर्स कर रहा है, बीसीए कर रहा है, तो वो हिस्ट्री चलकर थोड़ी ना पड़ेगा, नॉर्मल हिस्ट्री आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, सभी के सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मैं यार क्वेश्चन को एक ही सब्जेक्ट से ना ला करके कई सब्जेक्ट से, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड इसकी पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब की पीडीएफ भी मिल जाएगी एंड साथ साथ वो क्लास भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो पहले वीडियो देख लीजिए फिर जाइए टेलीग्राम पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखो फ्रेंड्स, बहुत यहाँ पर चेंजेस होते हैं, वायसराय होता है, गवर्नर जनरल होता है, जनरल होता है। तो आपको बताना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर एक शब्द लिख दिया गया है, गवर्नर जनरल। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के, तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये कब बने थे, ये बने थे फ्रेंड्स जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 वाला, तो उसके बाद ये बन गए थे फ्रेंड्स 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। इसके पहले क्या थे, इसके पहले ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं थे, इसके पहले वो थे बंगाल के गवर्नर। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके बाद ये हो गए बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एंड अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम गवर्नर भी यही थे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सन 1915 से 16 के मध्य किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई, यानी कि होम रूल लीग शुरू हुआ। तो बताना है कि किसके मध्य शुरू हुआ था, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के बीच में, या फिर तिलक और लाला लाजपत राय के बीच में, या फिर तिलक और विपिन चंद्रपाल के बीच में, या फिर तिलक और अरविंद घोष के बीच में। मतलब ये दोनों मिलकर बीच में, इट्स मीन कि दोनों एक साथ। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि मतलब एक साथ नहीं, साथ ही पैरेलली चला था, तो वो थे एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। आप सभी को पता होगा यार, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो या फिर थोड़ा बहुत करंट अफेयर मतलब जनरल नॉलेज रखते हो, मतलब इस तरीके से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वैसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहे कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, चिकित्सा से, वास्तुकला से, या फिर गणित से। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है एंड एशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो चरक संहिता संबंधित है फ्रेंड्स चिकित्सा से। ठीक है, ये चिकित्सा से संबंधित है। ये ग्रंथ है, एक हिसाब से आप बोल सकते हो, जैसे ग्रंथ होते नहीं है अपने अब वेद पुराण ऐसे इसी तरीके से चरक संहिता है, तो वो चिकित्सा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया था, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर महात्मा गांधी ने। यार हम सभी को पता भाई, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अच्छा, किस आंदोलन के मध्य में दिया था, ये बताना कि किस आंदोलन में इन्होंने कहा था, ये नारा दिया था, सभी लोग बता दीजिएगा।
एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज वालों के लिए है, केवल और केवल सब्जेक्ट वाइज के लिए नहीं है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के लिए है, उसी हिसाब से आप इसे पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि बसंत विषुव कब होता है। बसंत विषुव कब होता है, मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स बसंत विषुव क्या होता है। तो देखो बेसिकली बसंत विषुव होता क्या है, जब सन होता है ना वो विषुवत, जैसे ये मान लीजिए अपनी अर्थ है, ये इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ये मतलब मकर रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, ये विषुवत रेखा होती है। तो जब सूर्य इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी कि एकदम ऊपर, इसी विषुवत रेखा के ऊपर हो जाता है सूर्य 0 डिग्री के ऊपर, तो इसे बोलते हैं फ्रेंड्स बसंत विषुव। इसमें क्या होता है कि दिन रात इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, इसमें दिन रात इक्वल हो जाती हैं। तो कब हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को, हालांकि वर्ष में 2 बार होती हैं, लेकिन ये बसंत विषुव पूछ रहा है तो इसलिए 21 मार्च। अगर ये फ्रेंड्स शीत पूछता तो आप बता दीजिए, 6 महीने से में ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा आंसर। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखो इसी से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन मिले होंगे। काजीरंगा, अजंता की गुफाएं, एरोला की गुफाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर एक एग्जाम में चाहे जो एग्जाम हो लगभग पूछा ही जाता है। मध्य प्रदेश में, असम में, पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये स्थित है केरल में, सॉरी असम में, ठीक है, असम में स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये आ गया भैया आपके इंटरेस्ट का क्वेश्चन कि 100 का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, यानी कि 100 का जो नोट आता है उस पर कौन हस्ताक्षर करता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, या फिर भारत के राष्ट्रपति, या फिर वित्त मंत्री, या फिर वित्त सचिव। तो देखो फ्रेंड्स, ना ही वित्त मंत्री करते हैं, ना ही वित्त सचिव, ना ही राष्ट्रपति करते हैं, आरबीआई के गवर्नर। तो जो 100 रुपए का नोट होता है उस पर जो साइन आपको दिखाई देती है वो करते हैं कौन, आरबीआई के गवर्नर जनरल। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है, बता दीजिएगा आप में से सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। मतलब कौन सी अनुसूची है जिसमें, मतलब सूची है जिसमें भारत के संविधान की जन स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है। राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो भाई पॉलिटिक ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, थोड़े से आप लोगों को यहाँ पर आप समझकर आंसर दीजिएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये शामिल है समवर्ती सूची में, कॉन्करेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। राज्य सूची में कानून कौन बना सकता है, केवल स्टेट गवर्नमेंट। संघ सूची में कानून कौन बना सकता है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है, स्टेट एंड सेंटर दोनों बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। मतलब किस अनुच्छेद में ये बताया गया है हमें हमारे संविधान के कि शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के ए में है, या फिर अनुच्छेद 19 से है, या फिर अनुच्छेद 19 से 29 में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ये अधिकार के मतलब मौलिक अधिकार हमें किस में दिया गया है, तो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है भाग 3 में। भाग 1 में कौन सा है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में मौलिक अधिकार। एंड मौलिक अधिकार का अनुच्छेद जो 21 का ए है उसमें शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और चीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, या फिर BN राव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था संविधान सभा में, तो वो रखा था भैया जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा था, 13 तारीख को रखा था, दिसंबर में 1946। तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अल्पसंख्यक के हित किस अनुच्छेद में निहित हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स अल्पसंख्यक के हित, तो ये अनुच्छेद 29 एंड अनुच्छेद 30 दोनों में है, एंड अनुच्छेद 29 के ए में भी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी होती है उनके हित के बारे में बताया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ठोस चालक में धारावाहिक होते हैं, साइंस के क्वेश्चन है जो कि जनरल नॉलेज के ही अंतर्गत आता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। जो ठोस चालक होता है उसमें धारावाहिक फ्रेंड्स होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे करंट पास कराते हैं ना, तो वो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर जाता है, तो वही इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है तो उसे ही करंट का फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है भैया? पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल है या फिर बुध है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य है, लेकिन सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, जबकि सबसे नज़दीक जो होता है वही गर्म होना चाहिए ना, लेकिन सबसे जो गर्म ग्रह है वो शुक्र है। तो ये ध्यान रखना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर जो देखो ऐसे होता है कि जो सबसे नज़दीक होता है गर्म वही होता है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब एक जो ग्रह है वो समझ लीजिए आगे पीछे हो जाता है, मतलब हीट के मामले में। तो शुक्र जो होता है सबसे गर्म ग्रह होता है एंड बुध सबसे नज़दीक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भैया हिंदी दिवस तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVIP क्वेश्चन है। 14 सितंबर को मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, फिर 2 नवंबर को मनाया जाता है, फिर 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स हिंदी दिवस को, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 2 महीने, लगभग 1.5 से 2 महीने बचे हैं हिंदी दिवस के लिए। अच्छा बता दीजिए कि हिंदी दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ एंड 3 से 4 क्वेश्चन और बचा है, तो देख लेते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु में, दिल्ली में, औरंगाबाद में, लखनऊ में? देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर स्टेट नहीं पूछा है, शहर का नाम बताया आप लोगों को, यानी कि स्पेसिफिक जगह का नाम बताया। तो बेंगलुरु तो नहीं होगा क्योंकि बेंगलुरु दक्षिण भारत में है, दिल्ली भी नहीं होगा, ये नॉर्थ में है, लखनऊ भी नॉर्थ में ही है, तो ये फ्रेंड्स लगभग मध्य भारत के अंतर्गत आ जाता है। तो औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पर स्थित है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम भारत का मैप बनाए भाई, तो ऐसे भारत का मैप है एंड यहाँ पर है अपना लक्षद्वीप, तो इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? क्या तमिल है, मलयालम है या फिर ग्रैंड अंडमानी है या फिर शिमला सिन्हा ला है? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा, तो यह मलयालम। ठीक है, मलयालम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान रखना, लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 17 नंबर की, ओणम जो है वो किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम का, केरल का, तमिलनाडु का, फिर कर्नाटक का? तो ये फ्रेंड्स है केरल का। ठीक है, केरल का एक मतलब सांस्कृतिक उत्सव है ओणम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन नहीं है? सार्क फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक संस्था है जो कि भारत के आसपास यानी कि जो दक्षिणी एशिया है उनके कुछ सदस्य इसमें हैं। तो नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन से सदस्य हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।